Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the lecture number 2 for CA Final Law SPOM module. तो हम लोग यहाँ पर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था दैट वाज ऑन NCLT NCLT. कुछ लोगों का मुझको फीडबैक आया था दैट वॉइस वहाँ पर थोड़ी सी लो है, सो आई यूज्ड माय लैपटॉप टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड टुडे आई एम यूजिंग द मोबाइल. तो आई होप कि इससे थोड़ा सा आपको साउंड में बेटर होगा. बाकी मैं कोशिश करूँगी कि एक अच्छा माइक, ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो. एक अच्छा माइक मैं मंगवा लूँगी सो दैट एक सेटअप हो जाएगा एंड आपको वॉइस का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो आज के वीडियो में बताना कि वॉइस में क्या इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एंड होपफुली इससे कोई आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ऑल्सो जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, what you have to do is you have to open your study materials and अगर आपके पास में शुभम सिंगल सर का मॉड्यूल है सो नथिंग बेटर देन दैट. उनका समरी बुक बहुत अच्छा है. अगर आपके पास किसी और टीचर के नोट्स हो, जैसे हो सकता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट्स लग चुके हो पास्ट में, तो अगर आपके पास में वो वाला मटेरियल है तो आप वो भी रख सकते हो. एंड ये जो लेटेस्ट स्टडी मैट है ये भी ओपन कर लेना, ठीक है. और इस वाली स्टडी मटेरियल में आप लोग को क्या करना है, इफ़ यू आर यूजिंग द स्टडी मटेरियल तो जो जो बातें मैं बताऊंगी वो मार्क करना है. एंड अदरवाइज़ जो रेफरेंस बुक आप देख रहे हो तो उसमें जो है अगर कुछ ऐसा पॉइंट हो जो इसमें नहीं दिया हो वो आप लिखते जाना, ठीक है ना. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जो कि है डायरेक्टर्स का. और डायरेक्टर्स का वेटेज जो ओल्ड कोर्स था उसमें तो काफ़ी अच्छा वेटेज था. एंड मैं यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज ही पढ़ाने वाली हूँ. तो पेजेस यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे जम्बल्ड है ना, तो हम लोग उस अकॉर्डिंगली ही करेंगे, ठीक है. हम लोग जो सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली ही सीक्वेंस वाइज चलेंगे. हम यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल में सीक्वेंस दे रखा है उसको फॉलो नहीं करेंगे. तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपके सेक्शन नंबर 149 से लेकर के 172 तक सेक्शंस दे रखे हैं. कुछ सेक्शंस जो हैं वो बहुत बड़े सेक्शंस हैं बट फ्यू आर वेरी स्मॉल सेक्शंस. तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है. मेरा जो टारगेट रहेगा वो आज का मेन तो देखो सेक्शन 149 पे रहेगा, बिकॉज़ ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है. साथ में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 150 और 151 सेक्शन भी कंप्लीट करवा दूँ, बट मेन टारगेट जो है वो 149 पे रहेगा. और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 152 से स्टार्ट करेंगे. ऑल्सो कुछ लोग को क्वेरी आ सकती है कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें NCLT और NCLT ही पढ़ाया है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस वाला पोर्शन अभी रिमेनिंग है. सो येस वो अभी पेंडिंग है बिकॉज़ डायरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टर्स को पहले रिकॉर्ड कर देती हूँ एंड जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिकॉर्ड कर लूँगी आफ्टर दैट आई विल मूव टू दैट, ठीक है ना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो देखो सबसे पहले तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं. तो जैसे कि डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, डायरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट हो. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक कलेक्टिव बॉडी होती है डायरेक्टर्स की. ये दोनों चीज़ें मार्क करते चलना इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर यूजिंग दी स्टडी मैट, ठीक है. तो एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड होता है जिसमें कलेक्टिव बॉडी होती है सारे के सारे डायरेक्टर्स की. अब हम जो है हमें ज़रूरत क्या होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम नहीं रखते डायरेक्टर्स, हमें क्या ज़रूरत है. जो नीड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो ये है क्योंकि कंपनी जो है, आपने सुना होगा बचपन से ही कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने बनाया है और इसकी जो है एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. इसका खुद का कोई बॉडी नहीं है, खुद का कोई माइंड नहीं है, बट स्टिल हम इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना. और यहाँ पर जो है बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं. तो अब इतने सारे शेयर होल्डर्स जो है इन सब लोगों की कोई बात सुनने के लिए या फिर कंपनी का जो, अब तो खैर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी कंपलसरी नहीं है बट स्टिल एक कॉमन सील आपने टर्म सुना होगा, तो उसको कौन यूज़ करेगा या कंपनी के बिहाफ पे कौन जो है क्या चीज़ ऑथराइज करेगा, तो उसके लिए कोई तो चाहिए ना. इस वजह से एग्जिस्टेंस आई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि जिससे कि वो जो कंपनी है वो जो भी मतलब एक पर्सन को करना चाहिए वो कंपनी के बिहाफ पे कर पाएँ. तो यहीं से क्वेश्चंस निकल कर के आते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर जो डायरेक्टर्स हैं ना कंपनी के, वो एक तो कंपनी के होते हैं एजेंट्स और दूसरा होते हैं ट्रस्टी,
ठीक है। अब वो एज एन एजेंट क्या काम करते हैं? एज एन एजेंट वो कंपनी के एक तरह से एजेंट की तरह काम करते हैं। मतलब उस केस में कंपनी को हम प्रिंसिपल मानते हैं और उन लोगों को हम एजेंट मानते हैं, यानी कि वो कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे साइन करते हैं। ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे एक तरह से वो काम करते हैं और इसलिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं एजेंट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम जो है डायरेक्टर्स को ट्रस्टी क्यों बोलते हैं? तो हम डायरेक्टर्स को ट्रस्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है कंपनी की प्रॉपर्टी है, मनी है, ट्रेड सीक्रेट्स है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि कंपनी का हैंड होता है जो डायरेक्टर्स होता है। ये जो है ये नीड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पज़, बट यहाँ एक कनेक्शन बना होना चाहिए ना कि क्या चीज़ क्यों आई है, इस वजह से यू हैव टू रीड ऑल दिस। तो इसमें जो जो मैंने चीज़ें मार्क कराई वो आप मार्क करते हुए चलना। और इस वाले जो ये वाला पैराग्राफ है ना, इसमें ही जो सारी बातें मैंने बताई ना कि कंपनी का एजेंट और वो है, तो यहाँ पर है कि जो डायरेक्टर है वो हम कंपनी का एजेंट भी मानते हैं और ट्रस्टी भी मानते हैं। और एजेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि वो जो है कंपनी के बिहाफ पे काम करता है, और हम ट्रस्टी इसलिए मानते हैं क्योंकि वो टेक केयर करता है कंपनी की प्रॉपर्टी, मनी और ट्रेड सीक्रेट्स का। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने मेन चैप्टर के साथ में, जो कि आपका सेक्शन नंबर 149। तो सेक्शन नंबर 149 जो है वो बात करता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी के पास में डायरेक्टर्स होना चाहिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होती है। तो इसका सिंपली मतलब यही हो गया कि कंपनी के पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब एक चीज़ जो आपको MCQ में कंफ्यूज कर सकती है वो ये कर सकती है कि आपको एक केस स्टडी दे देंगे और उसमें वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई ABC लिमिटेड करके फर्म इंक्लूड कर सकते हैं, LLP इंक्लूड कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे करके अलग अलग जो है वो एंटिटीज़ को डायरेक्टर्स की तरह वो रिक्रूट करना चाहेंगे। तो आपको एक चीज़ अपने माइंड में अच्छी तरह से फिट कर लेनी है दैट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उसमें केवल और केवल इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर्स की तरह आ सकते हैं। देखो भाई, कंपनी तो खुद ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब इसका भी अगर डायरेक्टर भी हम कुछ और बना देंगे, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायरेक्टर? डायरेक्टर को हम इसलिए तो यूज़ कर रहे हैं ना कि वो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के एजेंट और ट्रस्टी बन के काम कर पाए। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर केवल और केवल एक इंडिविजुअल ही जो है वो डायरेक्टर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, राइट? सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। अब उसके बाद में आता है कि कंपनीज तो बहुत सारी टाइप की होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो किसमें कितने डायरेक्टर्स की ज़रूरत है? तो यहाँ पर आती है लिमिट। तो लिमिट क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम की। तो देखो, OPC जो है, OPC में कितने लोग होते हैं? 1 पर्सन होता है, तो इसलिए डायरेक्टर भी यहाँ 1 ही रिक्वायर्ड है। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब कि कम से कम। ठीक है, कम से कम इतने तो हों ही, इससे ज़्यादा हो तो भी चलेंगे। अभी कितने ज़्यादा वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद में पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो अब किस तरह से लर्न करो आप? 1 2 3 OPC प्राइवेट पब्लिक, 1 2 3 OPC प्राइवेट पब्लिक, राइट? सो दिस इज़ अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डायरेक्टर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डायरेक्टर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 15 डायरेक्टर्स। कितने होने चाहिए? 15 डायरेक्टर्स। मिनिमम के लिए इन्होंने अलग अलग लिमिट्स दी हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए उन्होंने सारी कंपनीज़ के लिए एक ही लिमिट तय कर दी है, दैट इज़ 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब ये जो लिमिट है ना, क्या आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो? सो येस, ये जो है ये पॉसिबल है, एंड ये पॉसिबल है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। नाउ इफ़ किसी को नहीं पता हो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, तो उसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, जो मेंबर्स होते हैं ना कंपनी के, या शेयर होल्डर्स बोल लो, मेंबर्स बोल लो, तो ये जो रेजोल्यूशंस होते हैं जनरली मेंबर्स पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं उसको हम बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी आप टर्म सुनोगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन, तो हमेशा याद रखना यहाँ मेंबर्स की बात हो रही है, राइट? अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में होता है कि जब वोट्स इन फेवर जो है वो 50% या उससे ज़्यादा हों। ठीक है, मतलब वोट्स इन फेवर या वोट्स इन अगेंस्ट, जो भी एक डिसीजन है उसके लिए अगर जो मतलब वोट्स हैं वो अगर 50% या उससे ज़्यादा होते हैं, तो हम बोलते हैं वहाँ OR पास हो गया, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया।
अब ये जो है आपने शायद बचपन में सुना भी हो, मतलब बचपन में मतलब अपने इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में, कि अगर हमें कोई बड़ा डिसीजन पास करना होता है तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, अगर हमें कोई छोटा डिसीजन पास करना होता है तो हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब इसकी जो लिमिट है, मैक्सिमम डायरेक्टर्स हमें कितने रखने हैं, छोटा डिसीजन है या बड़ा डिसीजन है, एक बड़ा डिसीजन है, इस वजह से हमको यहाँ एसआर पास करना होगा। तो एसआर के लिए क्या लिमिट होगी, एसआर के लिए जो लिमिट होगी वो होगी 75%। ठीक है, तो मतलब हमें कम से कम 75% जो वोट्स हैं वो इन फेवर चाहिए होंगे कोई भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, या फिर इतने इन अगेंस्ट चाहिए होंगे तो फिर वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो मतलब एक ही डिसीजन के लिए हमें 75% जो है वो 75% मेंबर्स की जो है वोटिंग्स चाहिए कोई भी एक डिसीजन को पास करने के लिए, तब जो है वो जो रेजोल्यूशन है वो पास होगा। ठीक है, तो हम जो है क्या इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, सो येस वी कैन इंक्रीज़ द लिमिट बाय पासिंग अ एसआर। अब यहाँ पर है एक पॉइंट जो है वो मिसिंग है, वो आप ऐड ऑन कर लो, एंड दिस वाज इन द नोट्स ऑफ शुभम सिंगल सर, सो आई एम हेल्पिंग यू टू नोट दैट। तो वो ये है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नाम आपने सुना है, MOA AOA। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, वो एक लोअर लिमिट भी दे सकती है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि कोई कंपनी है सपोज ABC लिमिटेड, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैक्सिमम जो है वो 15 ही हो सकता है कि वो वहाँ पर 12 नंबर रख दे कि इतने यहाँ पर मैक्सिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो AOA में लोअर लिमिट जो है वो अलाउड है, लेकिन हायर लिमिट अलाउड नहीं है। मतलब कि 15 से ज़्यादा अगर आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है ना, तो आपको एट एनी कॉस्ट यू नीड टू पास अ एसआर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपके माइंड में जो है वो एक लेयरिंग हो जाए कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि उसकी नीड क्या होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो वहाँ से हमारे 2 पॉइंट्स और निकल करके आए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एजेंट और ट्रस्टी दोनों ही होते हैं, और एजेंट क्यों होते हैं ट्रस्टी क्यों होते हैं वो डिस्कस किया। उसके बाद में फिर हम लोग पहुंच गए सेक्शन नंबर 149 में। यहाँ हमने बात करा केवल इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम लिमिट डिस्कस करी, मैक्सिमम लिमिट डिस्कस करी। मैक्सिमम लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हो बाय पासिंग एसआर, और जो AOA है वो एक कम लिमिट भी दे सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। अब यहाँ पर ना आपको बहुत सारी जगह ऐसा लॉ में दिखेगा थ्रू आउट कि कुछ कुछ प्रोविजन से कुछ कुछ कंपनीज़ को वो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो चाहे तो उसका चार्ट बना लो, चाहे तो अगर प्रोविजंस को बार बार देखो तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। जो 15 डायरेक्टर्स की मैक्सिमम लिमिट है ना, ये 2 टाइप ऑफ कंपनीज़ के लिए इसको एग्जाम्पशन मिली हुई है। यानी कि ये जो 2 टाइप ऑफ कंपनीज जिनके नाम मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ना, ये चाहे 15 से ज़्यादा लिमिट कर भी ले तब भी इनको एसआर पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि ये है कि ये बिंदास बिना एसआर पास करे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की लिमिट से ज़्यादा भी डायरेक्टर्स रख सकते हैं। अभी कौन सी 2 टाइप ऑफ कंपनीज़ हैं, तो ये है एक तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी और एक है आपकी सेक्शन 8 कंपनी। नाउ मैम व्हाट इज़ दिस सेक्शन 8 कंपनी? तो आपने सुना होगा सेक्शन 8 कंपनीज़ वो होती हैं जो एक तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो उन कंपनीज़ को हम सेक्शन 8 कंपनीज़ बोलते हैं। तो ये जो 2 कंपनीज़ है ना, इनको एग्जाम्पशन मिली हुई है कि आप जो हो, अगर आपको चाहो तो आप बिना एसआर पास करे भी 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा रख सकते हो। डायरेक्टर्स जितने आपको चाहिए उतने रख लो। अब इसमें भी इन्होंने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी है कि हमने तो इनको एग्जाम्पशन दे दी, अब हो सकता है ना कि ये कुछ गलत तरीके से काम कर रहे हो, तो इस गलत तरीके से काम करने को रोकने के लिए हमें इन पे एक चेक रखना होगा। और वो चेक हम कैसे रखेंगे? वो चेक हम रखेंगे एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही कंपनीज़ ने टाइमली फाइलिंग करी हो अपनी एनुअल रिटर्न की, जो कि होती है एज पर सेक्शन नंबर 92, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग करी हो जो कि होता है एज पर सेक्शन नंबर 137। तो अब आगे भी बहुत जगह यूज़ होगा सेक्शन नंबर 92 और सेक्शन नंबर 137, तो समझ जाना सेक्शन नंबर 92 इज़ फॉर एनुअल रिटर्न एंड सेक्शन नंबर 137 इज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो अगर इन दोनों कंपनीज़ ने AR और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में कंप्लाई करा है,
तब तो इनको ये एग्जाम्शन मिलेगी, वरना जो है इनको बोला जाएगा भाई तुम्हारी तो ना तो एनुअल रिटर्न टाइमली है और ना ही तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली है, या फिर हो सकता है इन दोनों में से कोई एक चीज़ में भी वो डिफ़ॉल्ट कर रहा हो। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, तो फिर उसको भी एसआर पास करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है टाइमली जो है एआर मतलब एक तरह से कंप्लायंस करते हैं विद द सेक्शन नंबर 92 एंड सेक्शन नंबर 137, तो फिर इनको एग्जाम्शन मिल जाती है, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि कितने यहाँ पर मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब आता है हमारे जो फीमेल्स हैं वेमेन डायरेक्टर का रोल। नाउ वेमेन डायरेक्टर जो है वो कौन कौन सी कंपनीज़ में होनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो आप ये चीज़ मार्क कर लो कि हर कंपनी में एटलीस्ट एक वेमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी है। एटलीस्ट बोला है यहाँ पर, मतलब एक वेमेन तो हो ही, और चाहे कितनी भी हो, ठीक है। अब ये जो वेमेन डायरेक्टर के प्रोविजन हैं ये किन किन कंपनीज़ पर लगते हैं, तो ये लगते हैं जो कंपनीज़ मैं बताने वाली हूँ ना, इन कंपनीज़ में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी है। अब वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, एक तो है आपकी लिस्टेड कंपनी और दूसरी है अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हैं, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, तो फिर वो जो है उस कंपनी को कंपलसरीली एक वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी हो जाएगा। तो लिस्टेड कंपनी तो सारी की सारी, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, राइट। अब आता है आपका न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के केस में क्या हो, तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के केस में इन्होंने ये दिया है कि जो भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़ है ना, उनको जो है विमेन डायरेक्टर 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करना होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछ ले, वैसे ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट लग तो नहीं रहा, बट यार आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो है, जो जैसे मिडिल ऑफ द ईयर में बनी है, तो उस कंपनी को 6 महीने के अंदर अंदर अपनी इनकॉर्पोरेशन के विमेन डायरेक्टर रखना होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनीज़ को विमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है, एक तो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ या फिर मोर। अब आता है एक और पॉइंट एंड दैट इज़ द इंटरमिटेंट वैकेंसी, और ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज़ एज इट इज़ सेम फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑल्सो। अब इंटरमिटेंट वैकेंसी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, उसी तरह से निकला है आपका इंटरमिटेंट वैकेंसी। नाउ व्हाट इज़ दिस इंटरमिटेंट वैकेंसी, इंटरमिटेंट वैकेंसी का मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें बीच में ही, टाइम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बट टेन्योर के बीच में ही वो छोड़ के चले गए, या फिर जो है उनकी डेथ हो गई, एक तरह से वो जो सीट थी ना विमेन डायरेक्टर की या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, वो वैकेंट हो गई, उस केस में आती है आपकी इंटरमिटेंट वैकेंसी। अब इंटरमिटेंट वैकेंसी को आपको भरना तो होगा, क्योंकि भैया रूल है कि आपको जो है कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए, और अभी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो उतने जितने भी रिक्वायरमेंट है उतने तो आपको चाहिए ना वहाँ पर। तो उस वजह से जो है, उस वजह से बिकॉज यू हैव टू फिल दैट वैकेंसी, तो यहाँ पर आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। एंड व्हाट इज़ दैट टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो है वो है कि या तो जो हो आप 3 महीने के अंदर अंदर भर लो, ठीक है, जिस दिन आपकी वैकेंसी आई उस दिन के 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक भर लो। इन दोनों में से जो भी लेटर हो, विच एवर इज़ लेटर, ठीक है। अब ये आपको ऐसे तो क्लियर नहीं होगा, मैं कितना भी सीख लूँ, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझा दूँ, सबको बहुत जल्दी समझ आएगा। तो यहाँ पर जो शीतल है ना, वो विमेन डायरेक्टर थी कंपनी में, और उसकी एकदम से डेथ हो गई 17 मार्च 2019 को। अब इंटरमिटेंट वैकेंसी आ गई। अब आप मुझे बताइए कि 17 मार्च से 3 महीने कितने हुए, तो 17 मार्च से अगर हम 3 महीने देखें तो वो हमारे ओवर हो रहे हैं 16 जून को, राइट। और जो बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट वाली होने वाली है वो होने वाली है 25 जून को। तो अब मैंने आपको बताया 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज़ लेटर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्योंकि हमारी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो 25 जून को हो रही है, तो इस वाली कंपनी के पास में 25 जून तक का टाइम है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 25 जून तक इसकी वैकेंसी को भर दो, मतलब 25 जून तक दूसरे वुमेन डायरेक्टर कंपनी के अंदर आ जानी चाहिए, राइट।
अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर ये हो जाएगा कि आपने प्रोविजंस के साथ में कंप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है अगर सिनेरियो ऐसा होता कि यहाँ पर 3 महीने जो हैं ये आपके 25 जून तक कंप्लीट हो रहे होते और बोर्ड मीटिंग आपकी 16 जून को ही हो जाती, तो उस केस में फिर भी आपको 25 जून तक का टाइम होता, क्योंकि 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी दोनों में से लेटर है, विच एवर इज़ लेटर, वहाँ तक का हमको टाइम मिलता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट विमेन डायरेक्टर। विमेन डायरेक्टर का क्विकली रिविजन करते हैं। एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर फिर ये किस किस कंपनीज में चाहिए? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, देन योर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है। और ये जो है एक चीज़, हाँ एक पॉइंट और बताना रह गया कि जो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर है ना, ये हम लोग देखते हैं लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी उस कंपनी के लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ना, उसकी जो लास्ट डेट होगी हम वहाँ पर देखेंगे कि कितनी पेड अप शेयर कैपिटल है और कितना टर्नओवर है। ओके, सो ये सब हमने देखा और फिर हमने इंटरमिटेंट वैकेंसी के बारे में बात करी। अब उसके बाद में कुछ जो है ये टर्म्स और आते हैं, ये आते हैं आपके रेसिडेंट डायरेक्टर के। तो रेसिडेंट डायरेक्टर में क्या है कि जो डायरेक्टर है, जितने भी डायरेक्टर कंपनी में है, कम से कम एक डायरेक्टर जो है वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अब इंडिया में रेसिडेंट होने का क्या मतलब है कि प्रीवियस ईयर में मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो है उसके जो है 182 डेज़ का स्टेज वहाँ पर हो, 182 डेज़ या उससे ज़्यादा। अब इस केस में भी ये आता है कि जैसे उस कंपनी को बने हुए ही अगर 182 डेज से कम हुए तो उस केस में क्या, तो फिर यहाँ पर जो है हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके नेक्स्ट टाइप्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे ही डिटेल में, तो उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बाकी इंटरेस्टेड डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव है नॉन एग्जीक्यूटिव में बता देती हूँ। इंटरेस्टिंग डायरेक्टर जो है वो होते हैं जो कंपनी के किसी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो हम उनको इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोलते हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? ये वो डायरेक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, और जैसे कि आपका होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू बोर्ड मीटिंग्स एंड डिस्कसिंग रिलेटिंग टू फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज़। तो एक तरह से जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस में भी खुद को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये एक तरह से होते हैं आपके प्रोफेशनल डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पूरा होगा दैट विल बी अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसके लिए आपको जो है आपको जाना होगा दूसरे पेज नंबर्स पे। रुको मैं आपको बताती हूँ। नाउ इन स्टडी मटेरियल यू हैव टू ओपन अप विद पेज नंबर 1.36 और वहाँ पर भी लिख लेना कि नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 1.36। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया ना कि इंस्टीट्यूट ने सीरियल वाइज नहीं दिया है सेक्शंस को, उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करा है, बट सेक्शन वाइज ही कंप्लीट करते चलोगे तो ईजीली समझ में भी आएगा और एक फ्रेमवर्क भी यू कैन डेवलप। तो देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में ना अगेन यहाँ पर ना दोनों ही कंपनीज के लिए अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है इसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन ये होती है कि कम से कम 1/3 जो है। अब होता क्या है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक तरह से देखो मतलब क्या हुआ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्टर, रुको मैं आपको पहले मतलब बता दूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब हुआ वो डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जो कि और डायरेक्टर से डिपेंडेंट नहीं है। रुको उसका यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ना वो डायरेक्टर होता है जिसका एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होता है एंड ही शुड नॉट बी अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 13 है किसी कंपनी में, और 13 कंपनीज में आपके जो है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो बाकी के 11 डायरेक्टर्स कह रहे हो वो भी इस बात से सहमत हो। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है ना कि 11 डायरेक्टर्स अपनी अलग मेजॉरिटी फॉर्म करे बैठे हो। इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स है उसमें कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं, जिससे कि कहीं पे भी किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये वो डायरेक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और इनका और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
की तरफ से कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं आता है। तो अब आप आ जाइए 1.36 पे, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस टाइप की कंपनी को कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने चाहिए। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, ये देखिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो दोनों कंपनीज़ के लिए अलग अलग यहाँ पर होते हैं। लिस्टेड पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और अगर मैं जो हूँ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी की बात करूँ, मतलब कि जिन पब्लिक कंपनीज़ की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, देन उसकी या फिर और यहाँ पर उसकी टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, एंड या फिर उसकी अग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स जो हैं वो 50 करोड़ से ज़्यादा हो। अब आपने एक बात पे अगर ध्यान दिया हो तो मैंने बोला था पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, लेकिन आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा हो तभी, 50 करोड़ एग्जैक्ट भी है तब नहीं। तो यहाँ पर जो है आई गेस यहाँ पर जो चार्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, बट वैसे यहाँ पर आप देख, या आप लॉ की लैंग्वेज पढ़ो, एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर जो है पब्लिक कंपनीज़ के लिए ये है कि 50 करोड़ रुपीज़ से अगर एक्सीड कर रहा हो वो, केवल तभी, अगर 50 करोड़ एग्जैक्ट है तब भी यहाँ पर प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से बताती हूँ इसमें क्या है कि जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसमें तो आपको जो है कम से कम 1/3 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट चाहिए, लेकिन जो और पब्लिक कंपनीज़ हैं उसमें अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा अगर होंगे ना, यहाँ पर और मोर नहीं है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लो और लिख लो यहाँ पर एक्सीडिंग 50 करोड़ से अगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उन वाली कंपनीज़ को कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो देखो लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 1/3 जो डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे एज 1। और अगर कोई और पब्लिक कंपनी है तो उस केस में उन वाली पब्लिक कंपनीज़ में हमें ये सिनेरियोज़ देखने होंगे। अगर ये सिनेरियोज़ में से कोई भी कंडीशन फिट हो रही है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फिट हो रही है, तो फिर उस कंपनी को जो है कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है और वो जो तीनों में से कोई भी कंडीशन है वो 3 साल लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो भी उस कंपनी को जो है कोई भी ये प्रोविज़न से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तीनों में से किसी भी एक साल में हो रही है ना फुलफ़िल, तो फिर उस कंपनी को जो है कम से कम 2 डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर के आता है। अब वो क्या पॉइंट निकल कर के आता है ना, यहाँ पर आता है एक पॉइंट निकल कर के कि व्हाट इफ़ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर एक ऑडिट कमेटी भी हो, एसी भी हो वहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है एक्चुअली वो देखो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट सेक्शन नंबर 177 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी ने ऑडिट कमेटी बना रखी है, उस केस में क्या होता है ना, उस केस में ऑडिट कमेटी में जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रख लो कि जहाँ पर भी ऑडिट कमेटी है वहाँ पर जो है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर एक जो सिचुएशन निकल कर के आती है वो ये निकल कर के आती है कि एज़ पर द प्रोविजंस जो हैं वहाँ पर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए। बट एक चीज़ हम और भी बोल रहे हैं कि अगर वहाँ पर ऑडिट कमेटी भी है तो वहाँ मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। सपोज़ जो ऑडिट कमेटी है ना वहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो 7 डायरेक्टर्स हैं, तो 7 का मेजॉरिटी कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप तो यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ हमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ हमने बोला एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स चाहिए, बट क्योंकि यहाँ ऑडिट कमेटी भी है इस वजह से हमें यहाँ मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट जो है वो चाहिए। तो वैसे तो देखो अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो हमें केवल 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर ऑडिट कमेटी वहाँ पर है तो ये 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि हमें वहाँ मेजॉरिटी डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और ये जो ये सेम जैसा इंटरमिटेंट वैकेंसी हमने वुमेन डायरेक्टर के में डिस्कस किया था वही था। और ये पॉइंट जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार,
अगर तीनों में से एक भी साल में एक भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी तो फिर उसको जो है कंप्लाई करना होगा। और जो है ये जो 3 टाइप की कंपनीज़ है ना, इनको जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी, इन वाली जो कंपनीज़ है ना, इनको जो भी ये प्रोविजंस हमने डिस्कस करे इनसे कंप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम जो है अभी तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को समराइज़ करें तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस नहीं होता है कहीं से भी किसी और डायरेक्टर का, और लिस्टेड पब्लिक कंपनी को तो कम से कम 1/3 नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट चाहिए। लेकिन अदर देन लिस्टेड पब्लिक कंपनी में हमने ये देखा कि यहाँ पर 3 कंडीशंस दे रखे थे, तीनों में से एक भी फुलफ़िल अगर हो जाएगी तो उस केस में जो है उन कंपनीज़ को कम से कम 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होंगे, और जिसमें कि ये 3 डायरेक्टर्स का उसमें भी एक्सेप्शन था। तो ये क्या क्या कंडीशंस थी कि पेड अप शेयर कैपिटल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़ और मोर, देन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, लोन्स, डिपॉजिट्स जो हैं वो एक्सीडिंग 50 करोड़, एंड टर्नओवर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। ठीक है, सो 10, 50, 100 ऐसे करके हम लोगों ने देखा था। तो इन कंपनीज़ को एटलीस्ट जो है वो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है इन तीनों में से कोई भी कंडीशन 3 साल लगातार तक कंप्लाई नहीं करती है तो हमको जो है ये ऐसा 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो हमने ये देखा था अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी भी है तो वहाँ पर हमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कैसे चाहिए होंगे, मेजॉरिटी हमें चाहिए होंगे एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर। अभी हमने सेक्शन नंबर 149 का जो है एक तरह से हम लोगों ने केवल इसकी 4 सब सेक्शंस को डिस्कस किया है। अभी हम बाकी की जो इसका पोर्शन है ना उसको अभी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है।